को रखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देख चुके हैं बेटा कि बोली किसे कहा जाता है और बोली का प्रारूप क्या होता है। तो यदि हम कहें कि मराठी भाषा की यदि बात करते हैं तो मराठी भाषा की जितनी बोलियां हैं उससे हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से एक मिनट रुक जाइए, और एक वेटिंग में है, उसे भी करते हैं हम। हाँ, उज्ज्वला भी अब जुड़ गई है, वैशाली भी जुड़ गई है अभी। हाँ तो फिर से एक बार इस टॉपिक को ही लेने का प्रयास हमारा होगा। हम लोग अब तक देख चुके हैं भाषा क्या है, परिनिष्ठित भाषा क्या है, भाषा के विविध रूपों में हम लोग बोली को भी देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हिंदी की जो बोलियां हैं उसके सामान्य परिचय को हमें आपके सम्मुख रखना है। ओके, तो भाषा को देखने के पश्चात हम लोगों को ये ज्ञात हो गया है कि मनुष्य की बोली दूसरे मनुष्य की बोली से पूरी तरह भिन्न होती है। तात्पर्य यह है कि उसकी उच्चारण क्रिया और उसके विचार पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यदि हम एक स्थान से दूर तक बराबर चले जाए तो हमें धीरे धीरे उच्चारण की पद रचना को, शब्द समूह की भिन्नता को दिखाई जाएगा कि वह जिस प्रकार से कोई पुरोहित होता है, मतलब पंडित होता है ना, तो वह जब अपनी पोथी को पढ़ता है, विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ता है या हरतालिका की कथा को पढ़ता है, तो क्या वह किसी संस्कृत का अध्ययन करता है? क्या नहीं, तो वह बचपन से लेकर आता है और बचपन से उसके कानों पर ये सारी चीजें पड़ती हैं और तब जाके उसे यह एहसास होता है। तो आज हम ये हिंदी की जो बोलियां है, जैसे हमने आपको एक चार्ट आपके सम्मुख दिखाया गया है कि पूर्वी खंड है, फिर पूर्वी खंड, ये जो आपको बताया गया है यहाँ इस जगह पर, तो ये पूर्वी खंड है और इसी पूर्वी खंड को दो विभागों में विभाजित किया जाता है। एक है पूर्वी हिंदी और दूसरी हमारी बिहारी हिंदी। ओके, तो पूर्वी हिंदी को भी अलग बोलियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पहली है छत्तीसगढ़ी हिंदी, बघेली और अवधी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली के नाम से उसे जाना जाता है। अब यदि हम नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करते हैं तो यहाँ इस जगह पर सबसे पहले तो हमें जान लेना है कि यह जो पूर्वी हिंदी है ना, तो पूर्वी हिंदी के माध्यम से जाने जाने वाली छत्तीसगढ़ी, बघेली और यह हमारे जो हिंदी भाषा है, यह हिंदी भाषा किस रूप में जानी जाती है, किस रूप में पहचानी जाती है? तो दूसरे मायने में यहाँ पूर्वी खंड के दो विभागों में उसे विभाजित किया जाता है, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी को छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी और बिहारी हिंदी को भोजपुरी, मगही और मैथिली हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ हमारी परिचय हिंदी बोलियां भी होती हैं। जैसे परिचय हिंदी बोलियों में खड़ी बोली हिंदी है, ब्रज बोली है और हरियाणवी है। तो इस प्रकार से बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी है। और इसके साथ साथ और भी कई प्रकार की भाषा को साथ हमें देखना पड़ता है। अब देखिएगा इस स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो परिचय हिंदी की बोलियां है, जैसे परिचय हिंदी में खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी, आपको स्लाइड दिखाई दे रही है। अब हम लोग चल लेते हैं राजस्थानी हिंदी पर। तो राजस्थानी हिंदी के बीच में मारवाड़ी आती है, जयपुरी, मेवाती और मालवी आ रही है। पहाड़ी हिंदी का यदि प्रारूप हम आपके सामने रखें तो पहाड़ी हिंदी को भी तीन हिस्सों में बांटा जाता है। पहली है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और गढ़वाली हिंदी के रूप में, जिसे हम मध्यवर्ती पहाड़ी के रूप में भी जानते हैं। अब
हम तीसरी स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिएगा, अब हमारी ब्रज यह बोले, अब ब्रज भाषा यह क्या कहलाती है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया, सभी को, तीनों को भी क्या? अब और फिर से एक बार लेना है वो टॉपिक जो हमने अभी अभी आपको चार्ट बताया वो। हेलो कविता, कविता। यस मैम। हाँ, फिर से एक बार लेना है या कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू कीजिए मैम। ओके ओके। अब देखिएगा, यह ब्रज बोली जो है, मतलब अब तक हम लोग इस चार्ट को देख चुके हैं। जैसे इस चार्ट में बताया गया है कि परिचयी हिंदी बोलियां हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बोलियां हैं उसे हमें आपके सम्मुख रखना है। जैसे खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्कनी। तो आज हम लोग इस बात पर, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है ब्रज भाषा। ओके, तो इनमें से कई ऐसी बोलियां है इस चार्ट में से जो आपको स्लाइड्स में दिखाई दिया जा रहा है। परिचय हिंदी की बोलियां दिखाई तो दे रहा है ना, ये स्लाइड आपके सामने आ रही है ना? जी मैडम। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारी ये जो ब्रज भाषा है, तो ब्रज बोली कहाँ है और उसे क्या क्या कहा जाता है, तो हम आपके सम्मुख अब रखेंगे कि ब्रज भाषा यह है। तो ब्रज भाषा ब्रज के आधार पर दिया गया नाम है, और ब्रज का अर्थ होता है गोष्ठ। गोष्ठ का मतलब है गायों का समूह, जिसे हम चरागाह भी कहते हैं। तो प्राचीन काल में ब्रज क्षेत्र के लोग गोचारण किया करते थे। अब गोपालन हेतु, अब आपको पता है कि गोपालन कौन करता था? तो गोपालक किया करते थे। तो गोपालन हेतु राजस्थान के घने जंगलों में ये यायावर वृत्ति को धारण करते थे। अब यायावर वृत्ति यानी क्या? तो जहां जिस खेत में यदि वो गायों के समूह को लेकर गया है और उस जगह पर वह ढेर सारा चारा है, मतलब घास उगी हुई है ना, मतलब चरान का वो प्लेस है और उस जगह पर वह गायों को चराता है, वह जगह यदि समाप्त हो जाती है, वहां का खेत यदि पूरी तरह से उजड़ जाता है, तो दूसरी जगह पर उनको चले जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना यायावर वृत्ति कहलाती है। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ब्रज भाषा ब्रज के आधार पर दिया गया नाम है, और ब्रज का अर्थ गायों का समूह होता है, या चरागाह के रूप में भी उसे माना जाता है। और प्राचीन काल में जो ब्रज क्षेत्र के जो लोग थे, मतलब जैसे कृष्ण कन्हैया हमारा था, वह कृष्ण कन्हैया गो पालन हेतु गोचारण करने के लिए खेतों में जाया करता था। और गो पालन हेतु वह राजस्थान के घने जंगलों में जो लोग यायावर वृत्ति को धारण करते थे, और जो इन गो पालकों की भाषा हुआ करती थी, उन गो पालकों की भाषा को गोष्ठ भाषा के रूप से जाना जाता था, है ना। अब कालांतर में इसका रूढ़ार्थ मथुरा एवं उसके सहवर्ती नगरों की भाषा के लिए किया गया। लोकोक्तियों के आधार पर यदि हम ब्रज भाषा को 84 कोस तक विस्तृत मानते हैं, तो ब्रज भाषा का जो आदर्श रूप है, आपको ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें आपको आपकी एग्जाम में एक उत्तरीय प्रश्न मंजूषा में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि ब्रज का आदर्श रूप कहाँ मिलेगा। तो ब्रज भाषा का आदर्श रूप आपको मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इसके अतिरिक्त बरेली, बदायूं, धौलपुर और नैनीताल तक यह प्रभावी भाषा रही, और यहाँ तक हमारी ब्रज भाषा का आदर्श रूप प्राप्त होगा। मतलब तो है कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और इसके अतिरिक्त बरेली, बदायूं, धौलपुर और नैनीताल, ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रश्न में पूछी जाएगी। तो ब्रज भाषा का आदर्श रूप हमें कहाँ मिलेगा? तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, धौलपुर, नैनीताल, यहाँ तक हमारी ब्रज भाषा यह प्रभावित है। साहित्यिक दृष्टि से यदि हम ब्रज भाषा की बात करते हैं, तो हिंदी की समस्त बोलियों में सबसे अधिक समृद्ध यह भाषा है, क्योंकि इसमें माधुर्यता है, मधुरता है,
इसमें समासोक्ति छूट जाती है ना। ये भाषा की दृष्टि से हिंदी में बहुत सर्वोत्कृष्ट भाषा है। और ब्रज की जैसे सूरदास के युग में ब्रजमंडल कृष्ण भक्ति के काव्य का केंद्र रहा। तो सूर एवं उसके अष्टचाप जैसे आप लोग सूरदास जी को पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो इस साल आप पढ़ोगे कि सूरदास जी का जो काव्य है वो किस प्रकार का काव्य है ना। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आप अष्टचाप के जो कवि हैं उसे भी देखोगे। तो अष्टचाप के कवियों ने इस भाषा को मतलब ब्रज भाषा को अपनाया। तो मीरा है, रहीम है, रसखान है, बिहारी है, देव है, पद्माकर है, मतीराम है और भारतेंदु रत्नाकर जैसे लोगों ने, इन आचार्यों ने भी ब्रज भाषा के काव्य, ब्रज भाषा को अपनाया और ब्रज भाषा में काव्य का सृजन भी किया। ब्रज भाषा के नाम के साथ जुड़ा हुआ भाषा ये जो शब्द है वो उसके अतीत के गौरव का परिचायक है ना। जैसे हम अवधि बोली कहेंगे तो यह जो आपको एक पॉइंट दिखाई दिया जा रहा है ना कि ब्रज बोली जो है, तो ब्रज बोली ब्रज भाषा का आदर्श रूप ऐसा बताया। तो मूलतः ब्रज बोली है, लेकिन हम यूं कहेंगे कि ब्रज भाषा कहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रज भाषा यह जो शब्द है उसके अतीत के गौरव का परिचायक बन जाता है। माधुर्य एवं समासोक्ति की दृष्टि से यदि कहे तो भाषा हिंदी में अत्यंत सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पाई जाती है। लेकिन ब्रज की कोई ऐसे उच्चारणगत विशेषता भी है ना। क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? समझ में तो आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो जैसे ब्रज भाषा में व का ब हो जाता है, व का ब हो जाता है। तो जैसे वे हम कहते हैं तो वे की जगह पर बे होगा, वह की जगह पर बह होगा। दूसरी विशेषता ध्वन्यागत उच्चारणगत ऐसी है कि य का ज हो जाता है, तो यशोदा का जसोदा हो जाता है, ड का र हो जाता है। जैसे ड का र माने क्या? करोड़ का करोड़ हो जाना, है ना। तो इस प्रकार की तमाम ऐसी विशेषताएं हैं वह जो ब्रज साहित्य की भाषा होने से संपूर्ण भारतवर्ष में हमें पाई जाती है। और इसके विकास के साथ जैसे गांवकरी है, जोधपुरी है आदि बोलियों का विकास होता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, पहले लेक्चर में, जब आपको याद आ रहा होगा पहला लेक्चर हमारा, कि जो बोलियां होती है वो अपने विकास के साथ साथ दूसरों का भी विकास करती हुई आगे बढ़ती है। तो इस ब्रज भाषा के साथ साथ गांवकरी है, जोधपुरी है, इन आदि बोलियों का भी जो विकास है वह विकास हमें दिखाई देता हुआ प्राप्त होता है। और इस प्रकार से ब्रज बोली ने ब्रज भाषा का रूप धारण कर लिया है ना। तो यदि हम उच्चारणगत प्रक्रिया के तौर पर आपके सामने एक उदाहरण हमने आपको बताया है, लिखा हुआ है कि मालिक की टिकरा में साग धरे हैं, मालिक की टिकरा में साग धरे हैं और तार पर ही रखी है, परी महा आदमी नोहे और सगरी बाजार सुनोए। तो अब देखिएगा, जो वाक्य हमने आपको पहला बताया है कि मालिक की टिकरा में साग धरे है और तार पर ही धरी है, परी महा आदमीनो है और सारी बाजार सुने। मतलब क्या है? तो मालिक की टोकरी में सब्जी रखी थी और तराजू भी रखा था, परंतु वहां आदमी नहीं था और सारी बाजार सूनी थी। अब इस प्रकार से यदि हम आपको इस स्लाइड में दिखाई दिया जा रहा है कि हमने आपको उदाहरण भी बताया, आपको ब्रज भाषा का अर्थ भी बताया, लोकोक्ति के आधार पर वह किस भाषा में अपनाई जाती है, किन किन जगह पर अपनाई जाती है, स्थान पर अपनाई जाती है, वह भी बताया। किन किन लोगों ने अपनाया, जैसे अष्टछाप के कवि हैं सूरदास, मीरा, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, पद्माकर, मतीराम, भारतेंदु, रत्नाकर, ये सभी को हमने आपके सम्मुख रखा, है ना। फिर उच्चारणगत विशेषता को भी हमने आपके सामने रखा। फिर जाकर हमने आपको उदाहरण के तौर पर भी बताया कि मालिक के टिकरा में साग धरे हैं और तार पर धरिए, परी महा आदमी नो है और सगरी बाजार सुने। तो क्या आपको यहाँ ब्रज, यह जो बोली हमने आपको समझाई वह आपको क्लियर हो गई? हो गई। हाँ, समझ में तो आ रहा है आपको?
जी मैम। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अवधि इस बोली पर, है ना। तो अवधि ये जो बोली है, जैसे हम लोग देख चुके हैं, अब जैसे हम लोग देख चुके हैं कि ब्रज मंडल यानी श्री कृष्ण से संबंधित है ना। तो ब्रज बोली से लेकर, यदि हमने आपको बताया कि यह मथुरा में है, आगरा में है, या अलीगढ़ धौलपुर की यह भाषा पाई जाती है, तो यहाँ इस जगह पर तय है कि ब्रज मंडल को अपनाने वाला जो कान्हा था, तो कान्हा पर आधारित, हमारी श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आधारित यह हमारी बोली थी। और श्री कृष्ण को अपनाया है हमारे सूरदास जी ने। याद रखिएगा आप लोग कि सूरदास जी को किसने अपनाया? श्री कृष्ण जी को श्री सूरदास जी ने अपनाया। तो यहाँ इस जगह पर सूर सागर जो हमें प्राप्त होता है, यह सूरदास जी का सूर सागर हमें इस जगह पर ब्रज भाषा का एक उत्तम उदाहरण परिचायक के तौर पर प्राप्त होता है। ठीक है। तो अवधि की हम लोग यदि बात करते हैं, तो इस स्लाइड में आप लोग देखिएगा कि अवधि शब्द का जो विकास प्राप्त हुआ वो अवधि शब्द के रूप में हुआ, है ना। तो अवधि शब्द यह जो है, इसी के आधार पर इस भाषा को अवधि नाम दिया गया। मतलब अवधि से तात्पर्य अवध से है और अवध से तात्पर्य अयोध्या से है, यह मत भूलिएगा। तो इसका क्षेत्र सीमित है क्या? तो नहीं, इसका क्षेत्र बिल्कुल सीमित नहीं है। केवल अवध से ही तात्पर्य है, मतलब केवल अयोध्या ही में ही बोला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास कॉपी है, आपके पास पेन है, तो जैसे हम लेक्चर्स में बता रहे हैं वैसे उस हिसाब से आपको लिख लेना आवश्यक होगा। कि जैसे सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो प्रयोग है, यह प्रयोग हरदोई, खीरी, फैजाबाद के कुछ हिस्सों में भी होता है। फिर से एक बार हम आपके सम्मुख रखेंगे कि अवधि का जो क्षेत्र है वह सीमित नहीं है। जैसे हमने आपको इस ब्रज भाषा के क्षेत्रों के बारे में बताया, जैसे भाषा का आदर्श रूप मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, धौलपुर, नैनीताल तक पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अवधि इस भाषा का जो प्रारूप है, अवधि इस भाषा को अपनाया जाता है हरदोई, खीरी, फैजाबाद, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर। फिर से एक बार सुनिएगा इन सभी को, हरदोई, खीरी, फैजाबाद के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है, और साथ में अवध के बाहर फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर में भी यह बोली अपनाई जाती है, बोली जाती है। ठीक है। और हिंदी साहित्य में 4 प्रकार के काल विभाजन किया गया। मतलब जो हिंदी साहित्य में हुआ, वैसे हमारा जो साहित्य है वैसे 4 विभागों में उसे विभाजित किया गया। अब आप लोगों का यदि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेक्चर आप लोग कर रहे हो, तो हिंदी साहित्य के भीतर भक्ति काल आता है ना। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है इसे? तो इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यह जो साहित्य लिखा गया, यह सबके लिए आदर्श का स्थान रहा, और जब सब लोगों को आदर्श प्राप्त होता है और निश्चित समय पर सभी लोगों के संघर्ष को दूर किया जाता है, तमाम ऐसे समस्याएं उस जगह पर थी जो उन समस्याओं को दूर कर दिया गया, और वह साहित्य सभी जनमानस लोगों को आशा की किरण के तौर पर पाया गया, और इसलिए वह जो साहित्य है वह साहित्य हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल के नाम से जाना गया। उसे ही हम लोग भक्ति काल का नाम देते हैं। तो इस भक्ति काल में 4 प्रमुख काव्य धाराएं विराजमान थी। तो वह कौन सी थी? तो वह संत काव्य था, प्रेम काव्य था, राम काव्य था, और कृष्ण काव्य था। तो संत काव्य की परंपरा की यदि बात हम करते हैं, तो संत काव्य की परंपरा में अवधि को माध्यम माना मुलकदास ने और धरणीदास ने। प्रेम काव्य की यदि बात करते हैं, तो अधिकांश कवियों का निवास स्थान ही अवध था, मतलब अयोध्या था, है ना। तो अवधि का प्रयोग होना स्वाभाविक था, क्योंकि हम लोग यदि अपने एरिया में रहते हैं, अपने परिवेश में रहते हैं, तो अपने परिवेश की जो बोली होती है, उस परिवेश की छाप हम लोगों पर होती ही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ एक जगह पर प्रेम काव्य को जो अपनाने वाले कवि थे, वह थे मलिक मोहम्मद जैसे।
जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी। हेलो हेलो, हाँ हमारी आवाज आ रही है? हेलो मैम। हाँ बोलिए। जी मैम, आ रही है। हाँ ठीक आ ठाक। रही है मैम। स्लाइड भी आपको ठीक ठाक ढंग से दिखाई दे रही है ना? जी मैम। हाँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रेम काव्य की। तो अधिकांश कवियों का निवास स्थान क्या था? अवध था, मतलब अयोध्या था। तो अवधि का प्रयोग होना स्वाभाविक है। जैसे हम लोग खानदेश में रहते हैं तो खानदेशी भाषा को आत्मसात करते हैं। तो खानदेशी भाषा का जो साहित्य हम लोगों को मिलता है बहिणाबाई के कविताओं में, और मिलता है भालचंद्र नेमाड़ी जी के साहित्य में। ठीक उसी प्रकार अवधि का जो साहित्य प्राप्त हुआ था, वह अवधि का साहित्य हमें मिला जायसी के साहित्य में। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा है ना, मतलब सबसे सुंदर नारी यदि कोई होगी तो वह नारी पद्मावती है। केवल एक तोते के कहने से। आप लोगों को पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो प्रेम ग्रंथ लिखा, मतलब जिसका नाम है पद्मावती। तो केवल 10 मिनट दोस्तों हमारे इस जगह पर बाकी है, 10 मिनट में हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, है ना? तो जैसे हम बात जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे प्रेम काव्य की, तो अधिकांश कवि जो थे वह थे अवध में। तो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी ने भी उसे आत्मसात किया, अवधि इस बोली को आत्मसात किया। तो जब पद्मावत की बात चलती है तो पद्मावत पूरा का पूरा पद्मावत वो चाहते तो संस्कृत में भी अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया। तो संत काव्य हुआ, प्रेम काव्य हुआ। अब राम काव्य की बात करते हैं। तो राम भक्ति शाखा के जो मूर्धन्य कवि है वह है तुलसीदास जी। तो श्री रामचरितमानस का जो निर्माण तुलसीदास जी ने किया वह अवधी भाषा में। तो अवधी भाषा में उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो जन सामान्य व्यक्ति है वह भी उससे आत्मसात करे, है ना? तो इस प्रकार से अवधि को आत्मसात करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही। अब हम लोग चलते हैं कि अवधि की ध्वन्यात्मक जो विशेषता है, मतलब अवधि के बोलने वालों की जो संख्या है, वह अवधि को बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से ऊपर बताई जाती है। तो ध्वन्यात्मक विशेषता इसकी क्या है? तो जैसे हमने आपको बताया कि ब्रज में य का ज हो जाता है, यशोदा का जसोदा हो जाता है। ठीक यहाँ इस जगह पर भी य का ज हो जाता है, जैसे यमराज का जमराज, यशोदा का जसोदा, इस प्रकार से। अब दूसरी विशेषता इसकी क्या है? तो इसकी दूसरी विशेषता है कि अवधि में व और य इन शब्दों का अभाव दिखाई देता है। जैसे व में छुवत, यह हमने आपको बताया, तो छुवत की जगह पर छुवत, है ना? और दूसरा हमने आपको बताया कुवत। तो करिय और करिय, इस प्रकार से भी उसका उच्चारण प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अब अवधि में तालव्य श और मूर्धन्य ब का प्रयोग नहीं होता। अब उनकी जगह पर क्या होता है? तो दंत से स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा कि मूर्धन्य ब नहीं है, मूर्धन्य श है ना? श माने एक तालव्य श होता है और मूर्धन्य श का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर श का प्रयोग वैसे न करता है, जो षटकोण वाला श होता है ना, तो उसकी जगह पर दंत से स का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जगदीश यह शब्द हुआ ना, तो हम लोग कहते हैं जगदीश, है ना? जैसे हम लोग भाषा कहते हैं ना, तो भाषा न कहते हुए उसका प्रयोग क्या होगा? भाषा होगा। ओके, क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक समझ में आया? जी मैडम। आगे बढ़े हम लोग। जी जी मैडम। प्रकार व के स्थान पर न का प्रयोग, मतलब जैसे न होता है ना, तो न के स्थान पर व का प्रयोग, न का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ इस जगह पर स्लाइड में आपको भले ही वह दिखाई देता है, लेकिन वहां पर वह नहीं है, तो न है वहां पर, तो न के स्थान पर न का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाण, यह शब्द है, तो बाण का बन गया बाण। मणि है तो मणि के जगह पर मिल गया शब्द तैयार हुआ मणि। आप लोग तैयार कीजिए एक आध शब्द ऐसा। जैसे पानी है तो पानी का बनेगा पानी, है ना? आप लोग तैयार कीजिएगा।
कौन कौन जुड़ा है भाई, आप लोग तैयार कर सकते हो क्या ऐसे शब्द जैसे हमने आपको बताए कि वो के न के स्थान पर न का प्रयोग होता है, बाण का बाण हो गया, मणि का मणि हो गया, पानी का पानी हो गया। तो ऐसे शब्द हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, तैयार करके बताइएगा और हो सके तो गूगल क्लासरूम में आप उसे डाल दीजिएगा। व ध्वनि का प्रयोग ब के रूप में होता है, जैसे वाणी बन गया एक शब्द आपको, वाणी का वाणी हो गया, तो वाणी का बानी मतलब वो का क्या हो गया, ब हो गया। ओके, और न का क्या न हो गया। मतलब तो है कि जो पांचवी आपकी डेफिनेशन है, जो विशेषता है, उसे हम लोग चौथी के रूप में अपना सकते हैं, जिससे न के स्थान पर न का प्रयोग, तो वाणी का क्या बन गया, वाणी बन गया। और व का प्रयोग व के रूप में करते हैं तो वाणी का क्या हो गया, बानी हो गया। विधि, तो विधि का प्रयोग क्या करेंगे, विधि के रूप में, मतलब वो का ब हो जाना। और संज्ञात क्रिया जो है वो ब के रूप में होती है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना देखना है ना, करना, तो देखना करना की जगह पर क्या प्रयोग किया जाएगा, देखब करब। ध्यान में रखिएगा ऐसे शब्द जहां पर प्राप्त होते हैं वह बोली कौन सी होगी, तो वह बोली अवधि होगी। स्वर अवधि में शब्दांत अ का प्रयोग न होता, बल्कि उसके अतिरिक्त ए या एक य का प्रयोग होता है। जैसे एक यह शब्द हम कहते हैं तो एक यह शब्द न कहते य क, मतलब य जहां पर होगा ना यमदूत वाला, तो य के आगे क लगा दोगे तो यक हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का उच्चारण एक होता है। ठीक उसी प्रकार तो अवधि में अ यह अर्धसंवृत्त रूप में पाया जाता है। अब यह अर्धसंवृत्त रूप में पाया जाता है, तो जैसे अवधि में ऊ के स्थान पर हमें र मिल जाता है, जैसे जुड़ना, और जुड़ना का होता है जुड़ना। और इस प्रकार से अवधि भाषा अवध से संबंध रखने वाले साहित्य की भाषा मानी जाती है। पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय इसके 3 रूप माने जाते हैं। आज बोलियों में महत्व प्राप्त होने के कारण भौगोलिक और साहित्यिक दृष्टि से भी समृद्ध भाषा के रूप में जानी जाती है। अवधि की प्रतिष्ठा भाषा के रूप में मध्यकाल में हो गई, और उस युग में ब्रज भाषा और अवधि प्रमुख बोलियों में प्रतिष्ठित हो गए। और अब एक अवधि का सुनिश्चित रूप हमारे सामने आ गया। अब देखिएगा, जैसे हमने आपको ब्रज बोली का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा था, वह क्या था कि माली की टिकरा में साग धरे हो, तार परी धरी है, परिमा आदमी नो है, सारी बाजार सुने। अर्थात क्या है कि माली की टोकरी में सब्जी रखी है और तराजू भी रखा है, परंतु वहां पर एक भी आदमी नहीं है, सारी बाजार सुनी है। ओके, ठीक उसी प्रकार से हम यदि अवधि इस बोली का उच्चारण रूप देखेंगे, अवधि को किस रूप में बोला जाता है, तो हम आपको बताएंगे कि वह उसका उत्तम उदाहरण है, हमरे सब रिवैया के रिवाज बहुत ही खराबी है। मेहरून के बेटवा और बिटिया हुई भयन नहीं कि अपने अपने मनुष्य हुए से कायन लागे कि हे बेटवन या बिटिया की शादी मांगनी करके भैया काहे नहीं कर देता। अब ये जो आपको बात कही, यह बात है कि इस सब के यहाँ की प्रथा बहुत ही खराब है। स्त्रियों को लड़का या लड़की जब भी हुआ या नहीं हुआ, तब वे अपने पतियों से क्या कहती है कि बेटी की मंगनी करके उसकी शादी कर दो, विवाह कर दो। अब देखिएगा कि यहाँ इस जगह पर हम आपको हिंदी की बोलियों में से 2 बोलियों को बता चुके हैं। कौन कौन से बोलियां हैं, तो पहली बोली आपको बताई ब्रज बोली और दूसरी बताई अवधि बोली। अब आप लोग समझ जाइएगा कि ब्रज बोली का अर्थ क्या है, अवधि बोली के अर्थ को हमने आपको बताया। एक प्रकार से हमने आपको ब्रज बोली कहा किस स्थानों पर बोली जाती वो बताया, अवधि बोली किस स्थान पर बोली जाती वो बताया।
ध्वन्यात्मक विशेषता के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार से ध्वन्यात्मक विशेषता होती है। अब हम लोग उसके यदि ध्वन्यात्मक विशेषता मतलब ध्यान में रखने वाली बात आप लोगों को कौन कौन सी है, तो ब्रज का नामकरण कैसे हुआ, कोई भी बोली है तो उसका नामकरण कैसे हुआ, उसके बोलने वालों की संख्या कैसे हुई, उसका स्थान किस जगह पर बोला जाता है, उसकी ध्वन्यात्मक विशेषता क्या होती है, और पांचवा और अंतिम पॉइंट हमारा यह है कि उसका एक उत्तम उदाहरण भी आप लोग दोगे, क्योंकि पता नहीं बाकी के लोग देते या नहीं देते, लेकिन हम लोगों को इसमें अपने आप को एक उदाहरण देना जरूरी होगा कि हम लोग इस बोली को इस प्रकार से आत्मसात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ इस जगह पर हम लोग आपको बता चुके हैं कि ब्रज बोली क्या है और अवधि बोली क्या है। तो इन दोनों में तो कोई आपको डिफरेंस ही नहीं है, मतलब इन दोनों में तो आपको कोई समस्या नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। क्लियर हो गया आपको? हेलो 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 कविता। यस मैम। हाँ अरे बेटा आप लोग बोलते जाइए ना, आप लोग हमारे सामने नहीं रहते तो कम से कम बात तो करते रहिएगा। आप लोग हमें क्लियर कैसे होगा? यस मैम, क्लियर हो गया। हाँ तो एक कम से कम एक ने तो बात करनी चाहिए यार। हम कंफ्यूज हो जाते कि शायद मीटिंग तो कट नहीं गई, मीटिंग तो सामने है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी आवाज